प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आर के संस्कृत स्टडी पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और आज हम लोग अपने टीजीटी के सिलेबस में लगी हुई पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के प्राकथन की क्लास हम लोग इससे पूर्व कर चुके हैं। आज हम लोग अपने प्राकथन की क्लास को आगे जोड़ते हुए आज हम पृष्ठ नंबर 30 और पृष्ठ नंबर 30 पर जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, आज उस पर हम कुछ संज्ञाओं की चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं, लेट न करते हुए इस वीडियो में, चूंकि व्याकरण की वीडियो होती है बहुत लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूं। तो साहित्य का जो होता है तो 60 में निपट जाता है, 10 से 15 मिनट में लगता है। लेकिन व्याकरण है, अब समझना समझाना मतलब इसका लंबा प्रोसेस होता है, तो ये बहुत देर से वीडियो चलती है। अर्थात अगर आज हम मोबाइल में अपलोड कर देंगे तो 2 दिन ले लेता है अपलोड होने में। तो आइए हम देखते हैं, आज हम लोग अंग संज्ञा की बात करते हैं जो 9वीं संज्ञा है। और 9वीं संज्ञा जो है तो पहले अध्याय के चौथे पाठ का 13वां सूत्र है अंग संज्ञा। तो अंग संज्ञा में सूत्र बताया जाता है कि यस्मात् प्रत्यय विधि तस्तादि प्रत्यय अंगम, अर्थात जो प्रत्यय होते हैं वो विधि पूर्वक बनाने में प्रत्यय विधि या प्रत्यय विधान किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्रार्थ। और सूत्रार्थ की हम बात करें, इसमें बताया जाता है क्या कि जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए, कोई प्रत्यय जोड़ा जाए या प्रत्यय विधि या प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण तो बता रहे हैं कि जो शब्द हो तो जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए या प्रत्यय विधि या प्रत्यय का विधान किया जाता है तो उस प्रत्यय के आगे जो पूर्व संपूर्ण समुदाय होते हैं, शब्द समुदाय की अंग संज्ञा होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अंग संज्ञा किसकी होती है, तो बता रहे हैं कि जिस शब्द के आगे कोई शब्द हो और उसके बाद कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है या किसी शब्द में जब प्रत्यय का विधान किया जाता है तो उस प्रत्यय के पूर्व, उसका प्रत्यय है, उस प्रत्यय के पूर्व जो शब्द समुदाय होता है उसकी अंग संज्ञा होती है। शब्द समुदाय जो होता है वह अंग संज्ञा होती है या अंग संज्ञा कहा जाता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे तो हम मान लेते हैं कि हमने एक शब्द लिया और शब्द क्या लिया, पट। और पट के साथ अगर हम टिप प्रत्यय करते हैं तो जब टिप प्रत्यय करते हैं तो हमारा शब्द बनता है क्या, पठति। क्या शब्द बनता है, पठति। लेकिन अब इसमें हम देखेंगे कि इसका अंग संज्ञा किसका है, तो बता रहे हैं क्या कि जिस शब्द में या जिस धातु में किसी प्रत्यय का जब विधान किया जाए तो प्रत्यय हमारा कौन सा लगा, टिप प्रत्यय लगा हुआ है। और पट धातु है तो पट धातु से अगर हम टिप प्रत्यय लगाते हैं तो इसमें अंग संज्ञा किसकी होती है, इसमें जो पट है इसी की अंग संज्ञा हो जाएगी, अंग संज्ञा होगी। और
हम एग्जाम्पल के माध्यम से फिर आगे हम देखते हैं। पहले इसमें यह समझ लेते हैं कि अंग संज्ञा किसकी होती है। तो बता रहे हैं कि अगर कोई शब्द हो या कोई धातु हो, शब्द हो या धातु हो और उसके बाद प्रत्यय लगाया गया हो, तो उस प्रत्यय जो प्रत्यय लगा हुआ, जैसे देखिए प्रत्यय लग गया है और प्रत्यय के ठीक जो शब्द हो या धातु हो उसी की अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पे बता दे रहा है कि जिस शब्द के आगे कोई प्रत्यय जोड़ा जाए या प्रत्यय विधि किया जाए या प्रत्यय का विधान किया जाता है तो उस प्रत्यय के पूर्व संपूर्ण शब्द समुदाय की अंग संज्ञा होती है। जैसे तो पठ के साथ हम टिप जोड़ते हैं तो बना क्या हमारा पठती शब्द, लेकिन पठ क्या हुआ, यह अंग संज्ञा हुई। अब जैसे हम देखें तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे तो मान लीजिए चल, और चल के साथ हम टिप प्रत्यय करते हैं, टिप प्रत्यय कर दिए। तो जब चल के साथ हम टिप प्रत्यय करते हैं तो इसमें जो बचता है शेष वह ती बचता है। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, तो शब्द हमारा बनेगा चलती। शब्द क्या बना, चलती। अब इसमें हम बात करेंगे अंग संज्ञा किसकी होगी। तो हमने यह पढ़ लिया है कि अंग संज्ञा क्या होती है, जो प्रत्यय के पूर्व जो शब्द हो या धातु हो उसकी अंग संज्ञा होती है। जैसे इसमें चल की अंग संज्ञा हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल हम बात करते हैं, कोई एक शब्द लेते हैं, जैसे कोई शब्द हो और शब्द के बाद हम धातु प्रत्यय करेंगे। तो एक हमने धातु ले लिया कौन सा, क्रिय। अब क्रिया के साथ भी हमने क्या कर दिया, टिप प्रत्यय जोड़ते हैं। जब क्रिया के साथ हम टिप प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द हमारा क्या बनता है, करोति। शब्द क्या बना, करोति। और जब करोति शब्द बनता है तो इसमें भी हम देखेंगे तो यह क्या हुआ, क्रिय जो है उसका हो जाएगा अंग संज्ञा, इसका अंग संज्ञा हो जाएगा। और हम टिप की बात करें तो टिप हमारा क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय जोड़ने पर उसके पूर्व वाले शब्द की अंग संज्ञा हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमने चल को में टिप प्रत्यय जोड़ा तो चल के की हुई क्या, अंग संज्ञा, लेकिन टिप हमारा क्या जुटा था, प्रत्यय के रूप में जुटा था। प्रत्यय कौन सा है, टिप प्रत्यय है। और चल क्या है, वह शब्द है, इसके साथ इसमें अंग संज्ञा लगी। और क्रिया धातु में टिप प्रत्यय हम करते हैं तो शब्द हमारा करोति बनता है। इसमें प्रत्यय के पहले जो शब्द हो या धातु हो जुड़ता है उसी की यहाँ पे अंग संज्ञा होती है। जैसे हम मान लेते हैं एक शब्द और लेते हैं राम, और राम में हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, तो सु प्रत्यय लगाते हैं। सु प्रत्यय जब लगाते हैं तो हमारा शब्द कौन सा बनता है, हमारा शब्द बनता है राम। कौन सा शब्द बनता है, राम शब्द बनता है। इसमें सु क्या होता है, तो सु प्रत्यय हो जाएगा। सु क्या है, सु प्रत्यय है। और उसके बाद राम जो है इसी का क्या होता है, अंग संज्ञा होता है। क्या होता है, अंग संज्ञा होता है। तो यहाँ तक तो यह था कि जो प्रत्यय लगाते हैं प्रत्यय के पूर्व जो शब्द होता है उसकी अंग संज्ञा होती है। लेकिन इसी अंग संज्ञा में हम लोगों ने देखा कि बता रहा कि शब्द समुदाय, जो शब्द समुदाय होते हैं उनकी अंग संज्ञा होती है। तो किन किन शब्दों की अंग संज्ञा होती है, तो पहले बताया कि जो प्रत्यय लगते हैं प्रत्यय के पहले शब्द हो या धातु हो उनकी अंग संज्ञा होती है। लेकिन शब्द समुदाय का है, लिखा था कि शब्द समुदाय की भी अंग संज्ञा होती है। तो आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बताया था शब्द समुदाय, तो शब्द समुदाय में जैसे हमने ले लिया एक पट, और पट के साथ हमने कर दिया सब, और सब के बाद फिर हमने लगा दिया टिप प्रत्यय। तो इसमें बताया हम लोग को चर्चा करेंगे कि क्यों कहा था कि अंग समुदाय में शब्द समुदायों की अंग संज्ञा होती है। तो अब इसमें हम देखेंगे तो पट निकलेगा यहाँ से, और पट के बाद सप का क्या शेष बचता है। जब इनकी संज्ञा होती है तो सप का शेष अ बचता है, और टिप में क्या शेष बचता है, तो टिप की ती बचता है। शेष क्या बचता है, ती बचता है। तो बता रहे हैं कि जब शब्द समुदाय जोड़ा गया तो अब इससे पहले हम लोगों ने देखा कि बस एक शब्द जो पट था, चल था, क्रिय था, राम था, वह बताए कि उसकी अंग संज्ञा होती है। लेकिन यह बताया कि शब्द समुदायों की भी अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर शब्द समुदाय की बात किया जाए तो यह जो पट है और पट से लेकर सप का अ तक यह जो बचता है इसकी भी अंग संज्ञा होती है। कौन सी होती है, इन शब्दों की भी अंग संज्ञा होती है। जो प्रत्यय जुड़ते हैं, प्रत्यय लगते हैं तो उनकी भी अंग संज्ञा, जो शब्दों के साथ तुरंत जैसे पट के साथ सब जुटा और सब में से जब अशेष बचा तो इसका भी अंग संज्ञा हो जाती है। अब बताते हैं कि जाए किसकी अंग संज्ञा नहीं होती है। तो आइए देखते हैं किसकी अंग संज्ञा नहीं होती है। तो बता धातु
जो धातु होता है तो धातु से पूर्व अगर कोई लगा हो तो धातु से पूर्व उपसर्ग, धातु से पूर्व उपसर्ग की अंग संज्ञा नहीं होती है, अंग संज्ञा नहीं होती है। अर्थात यह कहा जाए कि जो धातु होते हैं या शब्द होते हैं या धातु होते हैं, अगर उनसे पहले अगर कोई उपसर्ग लग जाए तो क्या होता है, उसकी अंग संज्ञा नहीं होती है। और शब्द समुदाय की अंग संज्ञा होती है, प्रत्यय लगने से पहले जो शब्द होते हैं उनकी अंग संज्ञा होती है। लेकिन धातु से पूर्व अगर कोई उपसर्ग लग जाता है तो उसकी अंग संज्ञा नहीं होती है। जैसे मान रहे हैं कि पठ में जो अंग संज्ञा होती है तो पठ अ की अंग संज्ञा होती है। फिर कहेंगे धातु से पूर्व, जो धातु से पूर्व अगर कोई शब्द हम लगाते हैं, उपसर्ग जैसे लगाते हैं, उस उपसर्ग की अंग संज्ञा नहीं होती है। अगर कोई धातु है, जैसे हम मान लीजिए कि धातु ले रहे हैं, पट धातु, पट धातु है तो इसमें पट धातु हो चाहे पट शब्द, तो पट धातु और इसके साथ अगर हम पहले क्या करें, सम उपसर्ग पूर्वक इस तरह लिख दें, सम उपसर्ग पूर्वक, फिर यहाँ पे हम सब लिख दें और उसके बाद फिर टिप कर दें। तो जब वहां पे टिप करेंगे तो पठ सम उपसर्ग पठ धातु सब और टिप के साथ उसमें क्या बतलाया जा रहा है, तो बता रहे हैं कि जो धातु है तो धातु से पूर्व जो उपसर्ग होता है ना उसका अंग संज्ञा नहीं किया जाता है। अर्थात यहाँ पे जो पठ है इसको हम देखेंगे तो पठ और पठ से फिर क्या निकला, इसमें सप का अ निकलता है, फिर वहां पे ती होता है। तो जो हमारा पठ है और पठ में अ जो है इसका क्या होता है, अंग संज्ञा होता है, इसका अंग संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जो सम उपसर्ग है इसकी अंग संज्ञा नहीं होती है। तो बता रहे हैं कि धातु से पूर्व उपसर्ग की अंग संज्ञा नहीं होती है। तो अगर हम धातु लिए हैं और धातु से पहले अगर हम उपसर्ग लगा दिए हैं, कोई उपसर्ग अगर लग रहा है तो उस उपसर्ग का अंग संज्ञा नहीं किया जाता है। अब हम बात करें आगे स्टेप की, तो कुछ ऐसे ईट उट का भी आगम होता है। तो जब ईट का आगम होता है तो ईट का भी बताया जाता है कि उसकी भी अंग संज्ञा नहीं होती है। अगर शब्दों में ईट का जब आगम होता है तो उसकी इस संज्ञा नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं, ईट का आगम होने पर ईट का अंग संज्ञा नहीं होती है। अर्थात जब ईट का आगम आता है तो ईट जब आगम होता है तो उसमें क्या होता है, आगम जो होता है वो मित्रवत होता है, आदेश जो होता है वो शत्रुवत होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब ईट का आगम होता है तो ईट का आगम कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम पठ ले रहे हैं और पठ के साथ अगर हम ईट कर दिए तो पठ के साथ अगर हम ईट किए और ईट के बाद हम ये लिख देते हैं सेअति, सेअति, तो यह कौन सा लिट लकार में बनेगा। तो लिट लकार में हमारा इसमें क्या शब्द बनता है, तो बनता है हमारा पठिष्यति। कौन सा शब्द बन जाता है, पठिष्यति, पठिष्यति शब्द बना कौन सा, पठिष्यति। लेकिन कह क्या रहे हैं कि ईट का आगम होने पर जो ईट होता है उसका क्या होता है, अंग संज्ञा नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो पठ, पठ में से पठ निकला, ईट का ई हुआ और स्यति जो हमारा प्रत्यय तो लगा ही है तो शब्द हमारा क्या बना, पठिष्यति। लेकिन यहाँ पे ई आगम हुआ है तो ई जो है इसका अंग संज्ञा नहीं होगा बल्कि बस पठ का ही क्या हो जाएगा, अंग संज्ञा होगा, इसका अंग संज्ञा होगा। तो अंग संज्ञा जब होती है तो बस पठ की, न कि ई की। तो जब ईट का आदेश होता है तो ई की पठ, ईट की अंग संज्ञा नहीं होगी, पठ की ई क्या होगी, अंग संज्ञा होगी और शब्द हमारा बनता है क्या, पठिष्यति। अब हम बात करते हैं भ संज्ञा की। तो भ संज्ञा का सूत्र हम देख रहे हैं कि यचि भम, और यह संज्ञा कहाँ है, तो पहले अध्याय के चौथे पाद का 18वीं संज्ञा है, 18वां सूत्र है कौन सा, यचि भम। और यचि भम को हम देखें तो यह बता रहा है य और य के साथ अच, य और अचि।
तो इससे पहले हम लोगों ने एक संज्ञा पढ़ा था, एक सूत्र था कौन सा, सुंग नपुंसकस्य, और उसमें हम लोगों ने देखा कि जो प्रत्यय होते हैं जो लगते हैं तो उसमें से जो प्रतिपादिक बनाए जाते थे तो सर्वनाम स्थान पे उनका प्रयोग किया गया। कौन वो प्रत्यय थे, तो सु और जस अम तथा औट, यह जो 5 मुख्य प्रत्यय थे वो सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त किए गए। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि जो यज् भम है तो यहाँ पे असर्वनाम हो जाएगा, असर्वनाम। अब सर्वनाम जितने थे उनका तो प्रयुक्त तो हो गया है, अगले सूत्र में कर लिए हम लोग, मगर यहाँ पे बता रहा है कि जो सु से लेके कप तक जो कुल 310 प्रत्यय हमने बताया था अगली क्लास में, तो 310 प्रत्ययों में से बता रहे हैं। अब इसका हम सूत्रार्थ लिखेंगे, सूत्रार्थ की बात करें तो इसमें कह रहे हैं क्या, अगर सूत्रार्थ को देखा जाए तो सु से लेकर कहां तक होते हैं, कप प्रत्यय, सु से लेकर कप प्रत्यय, और सु से लेकर कप प्रत्ययों में इनकी संख्या कितनी होती है, 310। तो 310 में से पहले यह 5 घटा देते हैं, क्या है, तो अगले सूत्र में बता दे कि वह सर्वनाम के स्थान पर उनका प्रयोग कर दिया गया था, सु औ जस अम तथा औट का। लेकिन अब इसमें बता रहे हैं कि सु से लेकर के कप तक के असर्वनाम, जो असर्वनाम प्रत्ययों जो असर्वनाम बचे, सर्वनाम 5 थे उसके बाद असर्वनाम बचे, तो असर्वनाम प्रत्ययों में यकार तथा, अब यहाँ पे बता रहे हैं य और अच माने हम लोग जानते हैं कि स्वर होता है, तो इसमें बता रहे हैं कि सु से लेकर कप तक के असर्वनाम प्रत्ययों में यकार तथा अच अर्थात स्वर से शुरू होने वाले, स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों का, आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे, तो कह रहे हैं कि जब वहां से यकार हो गया, यकार में कहा है अच हो, तो यकार होना चाहिए या स्वर से आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने पर, प्रत्ययों के आगे कोई शब्द जुड़ता है तो जुड़ने पर शब्द की पद संज्ञा न होकर, बल्कि क्या होता है, पद संज्ञा न होकर बल्कि भ संज्ञा होता है, भ संज्ञा होता है। अर्थात ये बता रहे हैं कि अगर हम असर्वनाम प्रत्ययों की बात करें तो असर्वनाम प्रत्ययों में सु से लेकर के कप तक के जितने असर्वनाम प्रत्यय हैं उसमें यकार और तथा अच, अर्थात यकार हो या य से शुरू होने वाला हो, अच माने स्वर से शुरू हो या आरंभ होने वाले प्रत्ययों के आगे जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनकी पद संज्ञा नहीं होती है। उनकी कौन सी संज्ञा होती है, उनकी भ संज्ञा होती है। उसको क्या कहते हैं, उसकी भ संज्ञा होती है। अब जैसे हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे तो हमने एक शब्द ले लिया क्या, गर्ग, और गर्ग में अगर हम प्रत्यय कौन सा करें, न्य प्रत्यय करते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एग्जाम्पल में दिया था, तो कह रहे हैं कि जैसे गर्ग हो और गर्ग में अगर न्य प्रत्यय, तो न्य प्रत्यय जो है यह किससे शुरू हो रहा है, तो यकार से शुरू हो रहा है। और यह कह भी क्या रहे हैं कि असर्वनाम प्रत्ययों में जो यकार से शुरू हो या तो स्वर जिसमें आया हो, पहले स्वर से शुरू हो या तो यकार से शुरू हो। तो यहाँ पे गर्ग में न्य प्रत्यय करेंगे तो हमारा शब्द क्या बनता है, तो शब्द हमारा बनता है गार्ग्य। कौन सा शब्द बनता है, गार्ग्य। तो अब यह यकार से शुरू होने वाला जब प्रत्यय लग गया तो यह जो गर्ग है तो इसकी क्या हो जाएगी, अब पद संज्ञा नहीं होगी, अब इसकी भ संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा होती है, इसकी भ संज्ञा होगी।
हो गई है। तो यही बता रहे हैं जब इससे पहले जो सर्वनाम जब लगाए गए थे प्रत्यय सु औ अम जस जैसे था, वह 5 प्रत्यय जो था सु औ जस अम तथा औ, तो उनकी पद संज्ञा होती थी। लेकिन यहाँ पे असर्वनाम लगा हुआ है, असर्वनाम प्रत्यय, उनको 5 निकाल दे। 310 में उनको जितने जो प्रत्यय हैं 310 में से उन 5 निकाल देने के बाद 5 प्रत्ययों को बचता कितना है हमारा 305 प्रत्यय बचते हैं। और 305 प्रत्ययों में भी यह कह रहे हैं क्या कि जितने असर्वनाम प्रत्यय शेष बच रहे हैं उसमें से जो सु से लेकर के कप तक के प्रत्यय हैं उनमें जो य से शुरू हो या अच से शुरू हो, कैसे प्रत्यय होने चाहिए, यकार से शुरू, अर्थात पहला शब्द य हो तो य से शुरू होने वाला, या तो कोई स्वर से शुरू होने वाला शब्द जो होता है तो उससे बनी हुई शब्दों की क्या होती है, पद संज्ञा न होकर के बल्कि भ संज्ञा होती है। जैसे गर के साथ हमने प्रत्यय किए तो बना हमारा कौन सा, गार्गे, और गार्गे में जो गर्ग है तो उसका क्या हो गया, भ संज्ञा हो गया। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं तो दूसरा बताते हैं वत्स। वत्स, और वत्स के साथ हम क्या करेंगे, ने प्रत्यय लगाते हैं। तो वत्स के साथ अगर हम ने प्रत्यय किए तो इसमें हमारा शब्द क्या बनता है, इसका शब्द बनता है वात्स्य, शब्द तो हमारा वात्स्य बनता है। लेकिन यहाँ पे ने प्रत्यय है और य से शुरू हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे अब इस वत्स की पद संज्ञा न होकर के बल्कि भ संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, भ संज्ञा होगी। क्या है, क्योंकि यहाँ पे यकार से प्रत्यय शुरू है। हम लोगों ने अब तक शब्दों में क्या जोड़ा, या प्रत्यय जोड़ा। लेकिन अब हम एक शब्द लेते हैं जैसे दक्ष, और दक्ष के साथ अगर हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं, ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा शब्द कौन सा बनता है, तो शब्द देखेंगे तो बनेगा क्या हमारा, दाक्षी। कौन सा शब्द बन जाता है, दाक्षी। तो दाक्षी शब्द बनता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ई है, और ई क्या है, यह स्वर है, और इसी को ये बता रहे हैं कि स्वर है। तो जो यकार से शुरू हो या स्वर से शुरू हो तो उसके पूर्व जो शब्द होते हैं, अर्थात जो दक्ष है, इसकी पद संज्ञा न होकर के कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो भ संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है, भ संज्ञा हो जाती है। और यह शुरू कौन सा प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है। और ईय जो है तो शुरू में किससे लगा हुआ है, यच, अर्थात शुरू में स्वर है, इसीलिए इसमें क्या हो जाती है, भ संज्ञा हो जाती है। इसी के साथ अगर हम देखें दशरथ की हम बात करें तो दशरथ में अगर हम दशरथ, और दशरथ में अगर हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं तो इसमें भी हम ईय प्रत्यय लगाते हैं। और जब ईय प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा शब्द कौन सा बनता है, तो हमारा शब्द बनता है दशरथी, दशरथी। और दशरथी जब शब्द बनता है तो यहाँ पे जो दशरथ शब्द है इसका क्या होता है, इसकी भी भ संज्ञा होती है। कौन सी होती है, भ संज्ञा होती है। तो साफ साफ शब्दों में हम बस ये जान जाएं कि सुप प्रत्यय को छोड़ करके, ठीक ना, यहाँ पे नोट में हम लिख भी देते हैं, जैसे नोट कर लीजिए। तो नोट में मान लीजिए कि सुप, जो सुप होता है तो सुप होता क्या है, तो कह रहे हैं कि जो सुट मान लीजिए, जो सुट होता है तो कौन सा सुट प्रत्यय होते हैं, सु और सु जस और अम और अट। तो सु के स से और अट के त तो क्या हो जाता है, सुट हो जाता है। तो कह रहे हैं सुट को छोड़कर, सुट को छोड़कर, अर्थात वह जो 5 हैं उन प्रत्ययों को छोड़कर शेष जो बचते हैं, अर्थात 310 में से 5 चले जाएंगे तो 305 बचेंगे। तो 305 में जो शेष बचते हैं, जो शेष बचे हुए प्रत्ययों में, शेष बचे हुए प्रत्ययों में जो असर्वनाम है उसको कह रहे हैं क्या, कि किससे शुरू हो, तो य से शुरू हो, य से, या फिर किससे शुरू होना चाहिए, अच से। तो य से या फिर अच से, अच माने स्वर, तो य से या फिर अच से प्रारंभ होने वाले शब्दों का क्या होता है, शब्दों का भ संज्ञा होती है। तो यहाँ पे अच से शुरू हो
या यकार से शुरू हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि 11 के साथ यह प्रत्यय किया, 10 के साथ यह प्रत्यय किया, तो सुट को छोड़ करके शेष जितने प्रत्यय बचे हुए उन प्रत्ययों में से य से या अज से प्रारंभ होने वाले प्रत्ययों से लगने वाले शब्दों की भ संज्ञा होती है। बस एक लाइन में इतना जानना है कि जो प्रत्यय हैं जो 5 पहले छूट गए हैं, सर्वनाम स्थान जिनका हो गया है, उनको छोड़ करके शेष जितने प्रत्यय बचे हुए उन प्रत्ययों में जो यकार से शुरू हो रहा है या अच से शुरू हो रहा है, उन प्रत्ययों के लगने से जो शब्द होते हैं, उन प्रत्ययों के आगे जो शब्द होते हैं, उन शब्दों की पद संज्ञा न होकर के भ संज्ञा होती है। अब हम देखते हैं अगली संज्ञा भू संज्ञा। और भू संज्ञा का सूत्र क्या कर रहा है कि दा धा घ दा प, दा धा घ दा प, यह पहले अध्याय के पहले पाद का 20वां सूत्र है। इसका सूत्रार्थ हम लिखते हैं कि सूत्रार्थ में कह क्या रहा है सूत्र, तो सूत्र यह बता रहा है कि यहाँ पे दो धातु हैं, दा है और धा है, अर्थात दाप और दैप। तो दाप माने काटना होता है और दैप माने साफ करना होता है। तो कह रहे हैं कि दाप, दाप और दाप मतलब काटना। दाप का मतलब क्या होता है? दाप का अर्थ होता है काटना और तथा दैप, दैप का अर्थ होता है साफ करना। क्या करना? साफ करना। तो कह रहे हैं दा और यहाँ पे घ है, घ, तो दा धा घ दा प, तो दा धा घ दा प में कह रहे हैं कि दाप का अर्थ काटना और तथा दैप का मतलब क्या होता है? साफ करना। तो इनको छोड़कर, को छोड़कर, दाप और दैप को छोड़कर दा और धा रूप वाली, दा और धा रूप वाली या स्वरूप वाली धातु की भू संज्ञा होती है। क्या होती है? भू संज्ञा होती है। तो यह संज्ञा कौन थी? भू संज्ञा और सूत्र था दा धा भ दा प। तो कह रहे कि दाप, दाप मतलब काटना, जैसे दाप माने काटना और दैप माने साफ करना। तो बता रहे हैं कि दाप और दैप को छोड़कर, इनको छोड़ देना है। दाप और दैप अर्थात काटना और साफ करने के अर्थ में जो आता है दाप और दैप, इनको छोड़ करके दा और धा स्वरूप वाली, इनके स्वरूप में अगर कोई दूसरा है, दूसरी धातु इनकी जैसी ही हो, तो उन सबको बता रहे हैं कि धातु जो हो, दा और धा स्वरूप वाली धातु की कौन सी संज्ञा होती है, उनकी कौन सी संज्ञा होती है? तो भू संज्ञा होती है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं दाण, जो दाण है इसकी भी भू संज्ञा होगी। दाण की क्या होगी? जैसे दाण, तो दाण की भी भू संज्ञा होती है। फिर दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, तो दूसरा हम देखते हैं द्रोह, द्रोह की भी भू संज्ञा होगी। तीसरा एग्जांपल, तो तीसरा हम देख लेते हैं दुदान, दुदान, और इसमें भी दुदाई की भी क्या होगी? तो भू संज्ञा होगी। उसके बाद आगे देखते हैं, तो अगली है कौन सी? द्रोण, द्रेण, और इसकी भी क्या हो जाएगी? भू संज्ञा हो जाएगी। तो भू संज्ञा में बस दा और दैप को छोड़ देना है और उसके बाद दा और धा स्वरूप वाली अगर धातु है तो उनकी क्या होगी? भू संज्ञा होगी। जैसे दाण, द्रो, दुआएं, दा हो, बस दा और दैप को छोड़ करके और शेष उसी स्वरूप वाली धातुओं की क्या होती है? भू संज्ञा होती है। अब हम बात करते हैं अगली संज्ञा घ संज्ञा। तो घ संज्ञा किसका होता है? तो सूत्र बता रहा है तरप तमपौ घ, जो तरप तमपौ होते हैं, जो प्रत्यय होते हैं, इनकी घ संज्ञा होती है। और यह पहले अध्याय के पहले पाद का 23वां सूत्र है। अब यहाँ हम लिखेंगे सूत्रार्थ। सूत्रार्थ, तो सूत्रार्थ में बता क्या रहा है कि तरप तथा तमपौ, कौन सा? तरप तथा तमप प्रत्ययों, तरप तथा तमप प्रत्ययों की घ संज्ञा
होती है। तो यह तरप और तमप दो प्रत्यय होते हैं और इन प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। तो हम समझते हैं कि तरप क्या होता है, तमप क्या होता है। तो तरप, इसमें एक प्रत्यय होता है जो दो में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है और एक प्रत्यय होता है जो बहु में से, बहुत लोगों में से एक को श्रेष्ठ बताते हैं। तो अगर हम बात करें तरप की, तो तरप प्रत्यय क्या होता है, दो में से किसी एक को श्रेष्ठ, किसी एक को श्रेष्ठ बतलाने के लिए तरप प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे हम बात करेंगे पटु, और पटु के साथ हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, तरप प्रत्यय लगाएं। तो जब पटु के साथ हम तरप प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द कौन सा तैयार होगा, पटुतर। तो पटु के साथ अगर हम तरप प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द हमारा कौन सा होगा, पटुतर। अब हम देखते हैं तमप प्रत्यय का। तो बहुत में से किसी एक को श्रेष्ठ बतलाने के लिए तमप, कौन सा, तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कविना कविषु कालिदास श्रेष्ठतर, तो उसी तरह यह बहुत लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या किया जाता है, वह तम प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पटु, और पटु के साथ हम क्या लगाएं, तम, तो शब्द हमारा कौन सा तैयार होता है, तो पटु के साथ अगर हम तम प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है पटुतमः। कौन सा शब्द बनता है, पटुतमः। और इसमें हम अगर तरप प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है कौन सा, पटुतर। और इसमें तम प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द हमारा कौन सा बना है, तो पटुतमः। और जैसे अगर हमारे श्रेष्ठ और श्रेष्ठ के साथ हम तरप प्रत्यय करते हैं तो हमारा शब्द बनता है कौन सा, तो हमारा शब्द बनता है श्रेष्ठ तरह। और इसी को अगर हम तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं श्रेष्ठ में ही, तो श्रेष्ठ में अगर तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो तम प्रत्यय जब श्रेष्ठ में हम लगाते हैं तो शब्द हमारा कौन सा बनता है, श्रेष्ठतम। तो इसमें तम प्रत्यय लगाया जाता है। तो पहले अब हम जान लें कि तरप प्रत्यय कहाँ लगता है, जब दो में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए उसमें तरप प्रत्यय लगता है, और बहुत में से जब किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है उसमें तम प्रत्यय लगाता है। और तरप तथा तम प्रत्ययों की क्या होती है, घ संज्ञा होती है। इनसे बने हुए शब्द क्या होते हैं, उनकी घ संज्ञा होती है। हम बात करते हैं संज्ञा नंबर 13, विभाषा संज्ञा। सूत्र क्या कह रहा है कि न वेति विभाषा, और पहले अध्याय के पहले पाठ का यह 44वां सूत्र है। तो सूत्रार्थ में हम देखेंगे, सूत्रार्थ लिखें, न वेति विभाषा का सूत्रार्थ। तो इसमें बता रहा है कि वैकल्पिक विषय बता रहा है कि किसी भी काम को करें या न करें, जैसे विकल्प होना चाहिए। तो कह रहा है कि जहां विकल्प से होने व न होने, होना भी पाया जाता है और नहीं भी होना पाया जाता है। तो कह रहे हैं कि जहां विकल्प से होने व न होने दोनों, होने और न होने दोनों की संभावना, दोनों की हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, संभावना रहती है।
संभावना रहती है, वहां विभाषा संज्ञा होती है। कह रहे हैं कि जहां विकल्प से किसी कार्य का पाना या न पाना, तो अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो चाहे तो हम उस कार्य को करें पूरा, या न चाहे तो उसके जगह पर हम कोई दूसरा विकल्प भी निकाल सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जहां पर विकल्प से होने व न होने दोनों की संभावना होती है, तो वहां पे कौन सी संज्ञा होती है, तो वहां पे विभाषा संज्ञा होती है। और विभाषा संज्ञा का सूत्र कौन सा होता है, न वेति विभाषा। और इसको समझने के लिए और सरल से, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपके पास बाइक है तो चला सकते हैं, तो बाइक से आते ही जाते हैं। अगर बाइक न भी हो तो दूसरे की भी चला सकते हैं, अथवा दूसरे का जो बाइक है वो विकल्प है, आप ड्राइवर भी बन सकते हैं, मालिक भी बन सकते हैं। 4 व्हीलर चला रहे हैं, अपने घर का चला रहे हैं, तो आपको तो जायज है कि अपनी गाड़ी है चला रहे हैं, और विकल्प क्या है कि आप दूसरे का भी चला लेते हैं, अगर ढंग है तो दूसरे का भी चला लेंगे। तो ये करेंगे जहां विकल्प से होने व न होने दोनों की संभावना रहती है, वहां पर क्या होता है, विभाषा संज्ञा होती है। कौन सी विभाषा संज्ञा, जैसे अगर हम बात करें जैसे, तो मृज और मृज धातु में अगर हम इसमें क्या करते हैं, व्यक्त प्रत्यय करते हैं, जब व्यक्त प्रत्यय करते हैं तो इसमें शब्द कौन सा हमारा बनता है, तो शब्द बनता है हमारा मार्ग्य। और किस सूत्र से बनता है, तो बताया जाता है कि यह सूत्र कौन सा होता है, रि हलो र्यक्त, रि हलो र्यक्त। और इस सूत्र से रिकारांत और बता रहे हलंत्यम, रिकारांत हलंत्यम और धातु उसके साथ व्यक्त प्रत्यय जुटता है। तो विकल्प से रि हलोर्यक्त सूत्र से क्या होता है, रिकारांत, जैसे इसमें री है उसका हलंत्यम हलवंत्यम भी है, और धातु के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, तो व्यक्त प्रत्यय जुड़ता है। अगर हम बात करें इसी में विकल्प से बात हो रही है, तो मृज और मृज के साथ हम क्या प्रत्यय भी लगाते हैं। तो जब मृज के साथ अगर हम क्या प्रत्यय करते हैं विकल्प से, पहले तो हमारी धातु कौन सी मृज, मृज के साथ इसमें नियम तो यही कि व्यक्त प्रत्यय लगाया जाए, और व्यक्त प्रत्यय के साथ इसमें यह सूत्र काम करता है रि हलोर्यक्त है। लेकिन अगर विकल्प की बात की है तो पहले मृज के साथ अगर हम क्या प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा शब्द कौन सा बनता है, मृज्य। शब्द तो बनता है मृज्य, लेकिन विकल्प से क्या प्रत्यय लगता है, ना कि जोड़ लगा जाता है, इसमें विकल्प से लगता है कौन सा, क्या प्रत्यय। विकल्प से क्या प्रत्यय लगता है, अगर नहीं लगाना है तो मृज से। अर्थात जो विभाषा संज्ञा है वो कह रहा है कि आप चाहें तो कर सकते हैं, आप चाहें तो न कर सकते हैं। जहाँ विकल्प हो और न हो दोनों की संभावना होती है, कार्य हो भी सकता है, कार्य नहीं भी हो सकता है, तो वहां पे विभाषा संज्ञा होती है। अगली संज्ञा की बात करते हैं, निष्ठा संज्ञा। कौन सी, निष्ठा संज्ञा। और निष्ठा संज्ञा जो होता है उसका सूत्र होता है कत कतवतु निष्ठा। पहले अध्याय के पहले पाद का यह 26वां सूत्र है। और इसमें जब कतवतु और कत कतवतु प्रत्यय लगते हैं तो यह भूतकाल के घोतक होते हैं। इसमें बताया जाता है कि कत और कतवतु जो होते हैं, तो सूत्रार्थ हम लिखेंगे, सूत्रार्थ तो कत तथा कतवतु दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। दोनों की कौन सी संज्ञा होती है, तो दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है। और कत कतवतु होते क्या है, त अतवतु कहा भी जाता है, तो त अकतवतु। और यह दोनों जो होती हैं यह भूतकाल का द्योतक होती हैं। अर्थात यह जब लगते हैं तो भूतकाल के योग में लगता है, इसमें कार्य का पूर्ण रूप से संपन्न पाया जाता है, मन कार्य हो चुका है। जैसे हम बात करें तो हम पठ लेते हैं और पठ के साथ हम कत प्रत्यय करते हैं। तो जब पठ के साथ हम कत प्रत्यय करते हैं तो हमारा शब्द कौन सा बनता है, पठती। कौन सा, पठती। पठ के साथ कत प्रत्यय करते हैं तो इसमें पठती बनता है। तो पठती बनो तो जो कत है इसी की निष्ठा संज्ञा होती है।
निष्ठा संज्ञा होती है। जो कत कतवतु है जिसमें जो कत लगा है तो प्रत्यय लगा हुआ है, तो पठती में जो कत लगा हुआ है उसी की क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। और दूसरा हम लेते हैं चल, और चल के साथ हम कतवतु प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा शब्द कौन सा बनेगा, चलितवान। और चलितवान शब्द बनता है, इसमें जो कत कतवतु लगा हुआ है तो इसी की क्या होगी, निष्ठा संज्ञा होगी। क्या होगी, निष्ठा संज्ञा होगी। और तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे बात करते हैं भागवत, और भागवत के साथ हम तवतु प्रत्यय लगाते हैं तो फिर हमारा शब्द भागवत में लगाने के बाद कौन सा बनता है, भगवान। कौन सा शब्द बन गया, भगवान। तो इसमें जो कतवतु लगा हुआ है इसी का कौन सी संज्ञा होगी, इसी की निष्ठा संज्ञा होगी। इसकी क्या होगी, निष्ठा संज्ञा होगी। अर्थात जहां जहां पे कतवतु का प्रयोग किया जाता है तो यह पहले ही बता दें भूतकाल का द्योतक होता है और इन्हीं की निष्ठा संज्ञा होती है। इस प्रकार से अब हम थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगी तो अपलोड करने में दिक्कत होगी। मिलते हैं अगले क्लास में। फिर अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। अगले क्लास में फिर मिलते हैं इस ग्रामर के साथ और प्राकथन के अगली संज्ञाओं के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद संयोग संज्ञा है, थोड़ा लंबा है, संहिता है, संयोग संज्ञा है, ये थोड़ी सी लंबी संज्ञाएं हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लेते हैं नव संस्कृत।